मॉर्निंग, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और मैं हूं कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर नया रिकॉर्ड एक बार फिर से बना है। 10.5 करोड़ के पार पहुंचे हैं फॉलोअर्स। पीएम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने रिकॉर्ड बना दिया है। हाल के दिनों में फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। सीजेपी के आंदोलन के बीच पीएम मोदी का संदेश आया था और उसके बाद कई वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर साझा किए गए, जिसके बाद फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई है। वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों देखा और शेयर किया। पीएम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में अचानक उछाल। सोशल मीडिया पर यह नया आंकड़ा प्रधानमंत्री की डिजिटल पहुंच और लोकप्रियता का एक और बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। तो वीडियो बनाकर शेयर किए थे प्रधानमंत्री और इसके बाद ये एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। आपको बता दें कि डिजिटल पहुंच और लोकप्रियता का एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। फॉलोअर्स की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। और चलिए अब रुक करते हैं बिहार की खबरों का। तो देखिए, बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। सभी पार्टियों के नेताजी ने पूरा जोर लगाया है। खूब रोड शो भी किए गए हैं। मंदिर में यक्ष और हवन कर जीत की दुआएं मांगी गई। नेताओं ने तो खूब पसीना भी बहाया, पर किसके प्रचार में कितना दम है, ये शुक्रवार को वोटिंग के दिन ही तय होगा। कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इसका फैसला अब मतदाता ही करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बिहार के एकमात्र विधानसभा सीट बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, पर आखिरी दौर में भी सभी नेताओं ने खूब मेहनत की, सड़क पर पसीने बहाए। बांकीपुर में बीजेपी का लगातार रोड शो दूसरे दिन भी दिखा। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भव्य रोड शो किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर एक एक वोटर से संपर्क करते नजर आए। 30 जुलाई को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने की। उनके साथ बीजेपी और एनडीए के नेताओं की बड़ी फौज भी साथ दिखी। तो वहीं आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में तेजस्वी यादव ने भी रोड शो किया। सड़क पर बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी ने गली गली गाड़ी पर सवार होकर रेखा गुप्ता को जिताने की अपील लोगों से की। जबकि आखिरी दिन बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के लिए उनके समर्थक और जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने गया जी में हवन किया, यज्ञ और पूजा कर जीत के लिए प्रार्थना की। वैसे बांकीपुर सीट के उपचुनाव का धुरंधर कौन बनेगा, किसके प्रचार में दम दिखा, ये तो शुक्रवार को मतदान के दिन ही तय होगा, जब मतदाता ईवीएम में तीनों उम्मीदवारों की किस्मत कैद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात संसद के मानसून सत्र की। जी हां, आज भी मानसून सत्र जारी रहेगा। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 पर चर्चा आज भी होगी। आज भी हंगामे के बीच चर्चा संभव है। आज लोकसभा में दोपहर 12:30 बजे, वहीं राज्यसभा में भी फिर हंगामा होने के आसार है। विपक्ष अमित शाह से 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल और सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर सवाल पूछेगा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल राज्यसभा से पास करवाना चाहते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नियमों 276 के तहत राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी नोटिस दिया है। यानी गृह मंत्री अमित शाह से जवाब और राम मंदिर चढ़ावा चोरी, इन दोनों मुद्दों पर राज्यसभा में हंगामा होने का आसार है। देखिए, मानसून सत्र में 8 दिन हंगामे के बाद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सरकार का यह दावा है कि नया कानून पेपर लीक रोकने में कारगर होगा, पर विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए।
संसद के मॉनसून सत्र में 8 दिन हंगामे के बाद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने जो नए प्रावधान किए हैं उससे ये कानून और कड़ा बनेगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती है। ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इट्स गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। उधर पेपर लीक के नए कानून को लेकर संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? संसद के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिला। सरकार नए बिल को पेपर लीक रोकने में कारगर बता रही है, तो विपक्ष का कहना है ये बिल सिर्फ दिखावा मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कई नई सुविधाओं की शुरुआत होगी। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में कई नई पहल शुरू की गई है। 16 भाषाओं में ई ऑडियो गाइड लॉन्च हुआ है। राष्ट्रपति को मिले 300 उपहारों की नीलामी भी हो गई और ये नीलामी ई उपहार ऑनलाइन नीलामी का 3रा संस्करण लॉन्च हुआ है। 5 अगस्त से 5 सितंबर तक ये नीलामी होगी। राष्ट्रपति एस्टेट में बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का उद्घाटन होगा। राहिया नाम के मुफ्त इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई। महिला ड्राइवर और कंडक्टर इसका संचालन करेगी। राष्ट्रपति भवन की नेट जीरो एनर्जी स्टेटस के तहत नई सर्विस बुक का शिलान्यास भी होगा। और राष्ट्रपति निकेतन देहरादून और राष्ट्रपति नीलमय सिकंदराबाद में नई आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन हो गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 साल के कार्यकाल पर आधारित 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति के नीलमय की नई आवास 5 पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। उनके 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कई नई चीजें भी लॉन्च की गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 4 साल के कार्यकाल पर आधारित 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। तो विकास की रफ्तार अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि बिहार की जमीन पर उतर चुकी है। एक तरफ मुंगेर में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का तोहफा, तो दूसरी तरफ 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का सबसे बड़ा शंखनाद। जी हां, सीएम सम्राट चौधरी के ताबड़तोड़ दौरे ने यह बता दिया है कि बिहार अब रुकने वाला नहीं है बल्कि उड़ान भरने वाला है। रिपोर्ट देखिए।
मुंगेर के तारापुर से उठी शिक्षा की एक नई किरण। सम्राट चौधरी ने एक साथ जिले के 10 मॉडल स्कूल का लोकार्पण कर इतिहास रच दिया। हरपुर में नया थाना भवन और परसीराम में शानदार डिग्री कॉलेज की सौगात ने बता दिया कि कानून और शिक्षा दोनों अब इस इलाके की नई पहचान बन रहे हैं। लेकिन असली धमाका हुआ असरगंज में, जहां सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिया वो ऐलान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शनिवार अब सिर्फ आधा दिन स्कूल चलेगा, यानी खेलकूद और सुकून का पूरा समय, बच्चों के लिए भी शिक्षकों के लिए भी। अब बिहार के सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, आज मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब शनिवार का दिन स्कूल आधा ही चलेगा, अब पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, आधा ही चलेगा। और तो और अब गरीब का बच्चा भी गांव में रहकर मेट्रो सिटी जैसी हाई फाई एजुकेशन ले सकेगा, क्योंकि स्कूल में अब चलेंगी डिजिटल और लाइव क्लासेस। सीएम ने कहा कि जल्द आ रहा है एक ऐसा क्रांतिकारी मोबाइल ऐप जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर रात के 12 बजे भी बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उसके गांव में सारी सुविधा उपस्थित करने का काम किया जाएगा। अब लाइव क्लासेस शुरू किया गया है, ऐप एक डाउनलोड करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से रात के 11 बजे भी यदि कोई शिक्षक आप खोजिएगा तो 1 मिनट में आपको डिजिटल, आपको शिक्षक आपके बच्चों को मिलने का काम करेगा। और फिर आया युवाओं के सपने को साकार करने वाला संदेश कि अगले 5 वर्षों में बिहार के युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी पलायन रोकने और स्थानीय अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अपनी प्राथमिकता दोहराई। आगे सारे सपनों को साकार करेंगे और बिहार में एक एक नौजवान को चिन्हित करके अगले 5 वर्षों में रोजगार उसको इसी बिहार की धरती पर देने का काम शुरुआत कर रहे हैं साथी। मुंगेर के बाद सीएम सीधा भागलपुर पहुंचे, जहां नमामि गंगे घाट पर भव्य अंदाज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। शिव भक्तों की आस्था के कुंभ के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने कांवरियों को कोई दिक्कत न हो इसका भी भरोसा दिलाया। सीएम सम्राट चौधरी का सिर्फ शिक्षा और संस्कृति ही नहीं, इकोनॉमी पर भी पूरा फोकस है। मुंगेर से भागलपुर तक का ये दौरा सिर्फ उद्घाटन की श्रृंखला नहीं, बल्कि बिहार के विकास का एक ऐसा विजन पेश करता है जिसे सरकार आत्मनिर्भर और विकसित बिहार की दिशा में मजबूत कदम बता रही है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से रवि एस नारायण और भागलपुर से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर है कि गुड्डू यादव पर एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गुड्डू यादव पर ईओयू की कार्रवाई होगी। संगठित अपराध मामले में ये कार्रवाई हुई है। आरोपी गुड्डू यादव पर संगीन आरोप लगे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगा है गुड्डू यादव पर। साथियों के साथ मिलकर ये हेराफेरी किया है। आपको बता दें कि फर्जी निबंधन दस्तावेज तैयार करने का उन पर आरोप है। साथ ही फर्जी विक्रेता खड़ा कर परिजनों के नाम पर दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। गिरोह करता था फर्जी दस्तावेज तैयार और उसके बल पर यह फर्जीवाड़ा होता था। बल का इस्तेमाल कर जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से रंगदारी, धन उगाही का भी आरोप है। लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास के घटनाओं में वो शामिल रहे हैं। आर्म एक्ट सहित कई घटनाओं में शामिल रहे हैं गुड्डू यादव। गुड्डू यादव ने बताया था कि संगठित अपराध गिरोह और गिरोह के सदस्य से अकूत संपत्ति अर्जित की है। गुड्डू यादव अपराध का सहारा लेकर राजनीति में भी स्थान बनाने की उनकी कोशिश थी। पत्नी के नाम पर 29 संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई। संपत्तियों की निबंधन की कीमत लगभग 2,57,00,000 रुपए से ज्यादा है। सरकारी सर्किल रेट से संपत्ति की कीमत 7,59,00,000 से ज्यादा है। गुड्डू यादव के गिरोह ने भी निबंधन कराई है संपत्ति। साथ ही साथ 61 दस्तावेज के जरिए निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाया गया है। 3,37,00,000 से ज्यादा का निवेश उन्होंने किया है। गुड्डू यादव और उनकी पत्नी के नाम 10 बैंक खाते भी है। गुड्डू यादव के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सिकंदरा आवास से 8,13,000 रुपए
कैश बरामद किए गए। जमीन के कुल 25 दस्तावेज बरामद किए गए। एक ट्रैक्टर खरीदने का भी कागज बरामद किया गया। वहीं विभिन्न बैंकों के कुल 10 पासबुक जब्त किए गए। SBU, बोलेरो और स्कूटी का कागज बरामद किया है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप कार्यालय से 14 जमीन के दस्तावेज बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, 4 बैंक पासबुक, 69 राउंड फायरिंग की गोली बरामद की गई है। गुड्डू के सहयोगियों के पास भी जमीन के कागजात बरामद हुए हैं। सहयोगियों के पास से बैंक खाते, गाड़ियों के कागजात और कई चीज मिले हैं। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। EOU की टीम इस बार जमुई की जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव के 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। संगठित अपराध के खिलाफ इस छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ EOU का बड़ा प्रहार। गुड्डू यादव से जुड़े 24 ठिकानों पर रेड। संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन। ये आलीशान घर है जमुई की जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव का, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ EOU की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। इलाके के रसूखदार बाहुबली नेता गुड्डू यादव के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जांच एजेंसी ने एक साथ 24 ठिकानों पर ताबड़तोड़ धावा बोल दिया। पटना से सुरक्षा बलों के साथ पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की अलग अलग विशेष टीमों ने जमुई और पड़ोसी जिले शेखपुरा में गुड्डू यादव और उनके करीबियों और रिश्तेदारों के घरों को खंगाला। EOU की टीम दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। गुड्डू यादव के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। संगठित अपराध और बेनामी संपत्ति के कनेक्शन को लेकर EOU की छापेमारी ने सनसनी मचा दी। कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय ने ये कहा था कि बिहार में जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। उनकी जो संगठित अपराध से अर्जित जो संपत्ति है, कुछ संपत्ति, उसे हम जब्त करेंगे और ईडी का भी सहारा लेंगे। और अब ये तस्वीर जो है सामने आने लगी है। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो संगठित अपराध करने वाले गुड्डू राय के खिलाफ जो है वो छापेमारी की कार्रवाई की है और ये छापेमारी जमुई और शेखपुरा जिले में की जा रही है। मंगलवार की सुबह सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जमुई में गुड्डू यादव के मुख्य आवास को चारों तरफ से घेर लिया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। विशेष सशस्त्र बलों की तैनाती भी की गई ताकि जांच में कोई बाधा न आए। यही नहीं, गुड्डू यादव से जुड़े करीबी और रिश्तेदारों के यहाँ भी एक साथ तलाशी ली गई। जांच एजेंसी ने संभावित आर्थिक लेन देन और संपत्तियों से जुड़े लिंक को भी खंगाला। आर्थिक अपराध थाना पटना में जो है वहाँ पे 16/24 एक केस दर्ज किया गया जो कि संगठित अपराध से संबंधित है। 14/26 है जो कि संगठित अपराध से संबंधित है। उसी से संबंधित बहुत जगह पे छापेमारी चल रही है और जो दस्तावेज मिले हैं और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो दस्तावेज मिले हैं वो सबको जांच किया। छापेमारी में सर अब तक क्या क्या बरामद हुआ है? छापेमारी में क्या कुछ सामने आया है? अभी सब जगह छापेमारी खत्म हो जाता है तो हम लोग कंक्लूड करके बता पाएंगे। बिहार में संगठित अपराध के रास्ते संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। सीएम सम्राट ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। जमुई की जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव के एक साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा फैसला सामने आया है। SCERT के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही BPSC को भेजेगा अधियाचना और उसके बाद पहले से 5वीं कक्षा तक हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका में ये पढ़ाई होगी। अगस्त में पटना में प्रशिक्षकों को ये विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा को मजबूत करने का ठोस प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम और जन गण मन के नियमित गायन अनिवार्य होंगे।
चलिए खबर अब आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां पुलिस ने गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा के पास पिकअप पर घरेलू सामान की आड़ में लाई जा रही 630 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शुभम तिवारी, सोनू कुमार और पिंकू महतो के रूप में की गई है। देखिए, पुलिस के अनुसार पिकअप पर ऊपर फर्नीचर लदे हुए थे और जिनके नीचे शराब के कार्टून छिपा करके ले जाई जा रही थी। और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस अवैध शराब को कहां से लाया जा रहा था, इस बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। के आधार पर गायघाट थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गायघाट थाना अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा के पास अभियुक्त शुभम तिवारी, जो थाना सरेनी, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सोनू कुमार, थाना बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर एवं पिंकू महतो, थाना रोसड़ा, समस्तीपुर को एक पिकअप वाहन पे छिपा कर रखे गए कुल 630 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में बंद एक कैदी मोहम्मद नियाज की मौत हो गई है। पूर्णिया के जीएमसीएच में 55 साल के कैदी नियाज की मौत हो गई है। नियाज कटिहार जिले के रहने वाले थे। कटिहार सिविल कोर्ट में उन्हें हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 4 साल बाद उसे सेंट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया गया था। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। अचानक मौत के बाद परिजनों ने सवाल उठाया कि जेल प्रशासन ने पहले क्यों नहीं खबर किया। मौत के बाद परिजनों को सूचना दी गई। और इसी के साथ रुकते हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।